वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है, तो मौसम कैसा रहेगा, बारिश खुल के कब होगी, सर्दी की शिद्दत कब बढ़ेगी, आज का मौसम देखते हैं। हमारी रिपोर्टर समरा बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू समरा। बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात कर लीजिए तो सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम देखी गई है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिनमें कैनाल रोड, मुगलपुरा, धर्मपुरा, जीटी रोड, ठोकर और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। लालपुल, गुलशन रावी और सकिया के अतराफ में भी जो है वो हल्की रिमझिम जो है वो देखी गई है। रिमझिम हुई है तो उससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त भी जो है वो मतलाबर आलूद देखने में नज़र आ रहा है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री तक जाएगा, जबकि कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब 98% है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे खुनकी भी महसूस की जा सकती है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि आज मतला जो है वो बरआलूद रहेगा। आसमान पर बादलों का भी बसेरा देखने में नजर आएगा, जबकि हल्की बूंदाबांदी की पेशन गोई भी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जब तक बादल खुलकर नहीं बरसते, खुश्क सर्दी के साथ साथ जो है वो फ़िज़ाई म्यार भी ख़राब रहेगा। और आज भी लाहौर का फ़िज़ाई म्यार जो है वो गैर सेहत बख्श तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में शरह अभी भी जो है वो 700 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। तो माहिरीन शहरियों को यही कह रहे हैं कि अभी जो है वो खुश्क मौसम के साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी का राज भी बरकरार है। सुबह और रात के औकात में धुंध भी देखने में नज़र आती है। तो शहरियों से कहा जा रहा है कि सुबह और रात के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। सफ़र करना है तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जब बारिश होगी और बादल खुलकर बरसेंगे तो खुश्क सर्दी के साथ साथ फ़िज़ाई म्यार भी बेहतर देखने में नज़र आएगा। और शहरी जो खुश्क सर्दी के बाद मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, शहरी को उससे भी निजात मिल पाएगी। फ़िल वक्त जो है वो आज मौसम ठंडा रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी देखने में नज़र आएगी, जिससे सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। तो शहरियों को यही कहा जा रहा है कि फ़िलहाल खुश्क मौसम है, फ़िज़ाई म्यार भी ख़राब है, तो शहरी जो है वो एहतियात का दामन हर सूरत यकीनी बनाए। थैंक यू सो मच समरा। आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, बारिश के इम्कानात भी है। समरा हमारे साथ ही मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट करनी थी। जी, सर्दी की शिद्दत में आगे तो इजाफा होना ही होना है। सो बारिश के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। आज भी हल्की फुल्की बारिश हुई, उसके बाद आप देख रहे हैं शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। वो जो हवा ठंडी होती है, अब आपको वो महसूस होना शुरू हो गई है। जी, थैंक यू सो मच समरा मौसम की सूरत हाल बताने के लिए। अच्छा जी, आज की बदलिश की तरफ आ रहे हैं। 22 तारीख है, तो 22 तारीख को सालगिरह है मोहम्मद ईसा की, नवीद यूसुफ की, और इसके बाद जी आरिफ बशीर, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में मैनेजर हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन में। मोहम्मद इमरान खान साहब की सालगिरह है, ये है जी सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एसोसिएट प्रोड्यूसर। मज़हर महमूद अंसारी की सालगिरह है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क में असाइनमेंट एडिटर हैं। मोहम्मद फैज़ान आसिफ की सालगिरह है। आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हम आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अपनी पिक्चर प्यारी प्यारी अपने नाम के साथ भेजें और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कल जिनकी सालगिरह है उनके लिए स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें अपना नाम और अपनी पिक्चर और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं जी, आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाया जाएगा। सो हमने आगे बढ़ना है, अगला सेगमेंट शामिल करना है, बताएंगे आपको आज के बहू।
अच्छा जी, रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आप मार्केट में जाएं तो उससे पहले आपको पता हो कौन सी सब्जी किस कीमत में मिल रही है। अफशा की तरफ चलेंगे, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको सब्जी की कीमतों के हवाले से आगाह करें तो प्याज की सरकारी कीमत 80 है, लेकिन ये बाज़ार में 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये 100, जबकि लहसुन देसी की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 180 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की सरकारी कीमत 340 है, लेकिन ये 400, जबकि आलू की सरकारी कीमत 20 है, लेकिन ये 50 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन ये 120, और तीनों की सरकारी कीमत भी 90 है, और ये भी अपनी कीमत के बरक्स 150 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गाजर देसी की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फल और सब्जियां हों, दोनों ही सरकारी रेट लिस्ट के मद्दे मुकाबिल दूसरी कीमतों पर फ़रोख्त की जाती हैं, जिसकी वजह से शहरी खासा कम गुस्से का शिकार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई जी, ज़रूरी है इसलिए क्योंकि लोग परेशान होते हैं। जो कीमत बताई जाती है उस कीमत पर अगर नहीं मिल रही तो वो हमारा कसूर नहीं। अभी इस बात पर बहुत लंबी बहस हुई है, इलाकों के हिसाब से रेट होता है। अगर आप उस इलाके में रह रहे हैं तो उसका, फिर अगर आप अपने करीबी सहूलत बाज़ार चले जाएंगे तो आपको कदरे कम कीमत मिलेगी। अब ये तो पूरे शहर में चल रहा है जी। आप अपनी शिकायत भी हम तक पहुँचा सकते हैं अगर आपके इलाके में सरकारी रेट से ज़्यादा सब्जियाँ मिल रही हैं। अगर सब्जी की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये चीज़ें आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज के प्रोग्राम में आप भी कॉल कर सकते हैं और आज के हमारे टॉपिक से मुतालिक भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो जी मकसद यही होता है कि हम आपकी मुश्किलात घर बैठे हल कर सके। आज का हमारा टॉपिक है जी सर्दियों की सौगात है सूप। तो जगह जगह आपको सूप जो है वो नज़र आ रहे हैं, उनकी अफादियत भी हम ज़रूर प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सूप की अफादियत क्या है, सर्दियों में सूप का इस्तेमाल किस किस सूरत में आप कर सकते हैं। वेजिटेबल सूप भी होता है, फिर आपके पास डिफरेंट टाइप के सूप होते हैं। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा सूप लेना है, बच्चों के लिए कौन सा सूप अच्छा है, अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप कौन सा सूप ले सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो फिश का सीज़न है, फिश के हवाले से भी हमने बात करनी है। आपकी टेलीफोन कॉल्स के लिए हमारी लाइन ओपन हो चुकी है, आप कॉल कर सकते हैं। आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में, हम उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, अना कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का जी। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत ये होती है कि आप सुबह उठते हैं, तंदुरुस्त उठते हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपने काम सर अंजाम देते हैं। शुक्र करते रहे अल्लाह ताला का, खुद ब खुद बाकी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। टॉपिक है आज का हमारा सूप। क्या अफादियत है सूप की? अच्छा, सूप डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ का बनाया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल अफादियत की। पहला फ़ायदा ये है कि ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी सर्दियों में वो जो पानी हमसे नहीं पिया जा रहा होता। मेरी यूजुअली आदत है कि मैं उठते साथ ही 1 से 2 गिलास पानी पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में आधे गिलास से ज़्यादा पानी पीने को दिल ही नहीं कर रहा। मैंने तो साइड टेबल पे पानी रख दिया क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, और जाते हैं आपको टाइम नहीं लगता, मतलब याद ही नहीं रहता, सर्दी में प्यास नहीं ना लगती। तो आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं। और फिर वही कि हम चाय, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें इतनी ज़्यादा पी रहे होते हैं, ऑरेंजेस भी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो पानी वाली चीज़ को हम निगलेक्ट कर जाते हैं। हाइड्रेशन यानी आपके अंदर पानी की कमी ना हो, इसमें सूप बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप सूप पीते हैं ये आपको हाइड्रेटेड रखता है। दूसरा, ये मिनरल्स और वाइटामिन्स प्रोवाइड करता है। चाहे आपने वेजिटेबल सूप बनाया हुआ है, कद्दू का सूप बनाया हुआ है, लौकी का सूप बनाया हुआ है, चाहे आपने दाल का सूप बनाया हुआ है, वो भी आपको डेफिनेटली मिनरल्स एंड वाइटामिन्स प्रोवाइड करेगा। चाहे आपने चिकन का, मछली का, मटन का, बीफ का, किसी भी चीज़ का सूप बनाया हुआ है, वो आपको मिनरल्स एंड वाइटामिन्स प्रोवाइड करता है। तीसरा, एक सूदिंग एंड काम इफेक्ट तो ये आपको देता ही है। बड़ा सुकून सा आ जाता है सर्दियों में सूप पी के। टेम्परेचर के अगेंस्ट जो ठंड होती है उसके अगेंस्ट हमें हेल्प करता है, हमें एक प्रोटेक्शन देता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, नज़ला, फ्लू में उनको एक रिलीफ दे देता है। अब हम बारी बारी अगर सूप की तरफ आते हैं, वेजिटेबल सूप की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा मिनरल वाइटामिन्स का अच्छा सोर्स तो है ही, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। वेजिटेबल सूप के अंदर अगर आपने कॉर्नफ्लावर नहीं डाला, बहुत ज़्यादा सॉस नहीं डाली, तो इसके अंदर कैलोरीज कम है। ये जो वेट वॉचर्स होते हैं, जो वेट मेंटेन करना चाह रहे होते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है एज एन एपिटाइजर अगर वो लेना चाहें। एपिटाइजर से मुराद ये है कि अगर आप खाने से पहले, आपसे सलाद नहीं खाया जा रहा, रात के 8 बज रहे हैं, आप खाना खाने बैठे हैं रात 8 बजे, अब किसका दिल करेगा इतनी ठंड में कच्ची सब्जियां खाने को? तो वेजिटेबल सूप उसका बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है एज एन एपिटाइजर।
अगर हम चिकन की सूप की बात करते हैं, मटन या बीफ यानी प्रोटीन के सूप की बात करते हैं, तो वो एज अ मील लेना है। मील से मुराद ये है कॉर्नफ्लोर हो सकता है उसमें ऐड, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, फिर उसको आपने एज अ मील लेना है। वो आपके रात के पूरे खाने को रिप्लेस करेगा अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो उसी सूप को आपने एज एन एपिटाइजर ले लेना है कि आपने कॉर्नफ्लावर वाला सूप ले लिया, उसके साथ आपने अपना खाना खा लिया। बच्चों को आप वैसे ही सूप दे सकते हैं, बस ये है चाहे वो कॉर्नफ्लावर के बगैर है, कॉर्नफ्लावर के साथ है, चिकन का है, वेजिटेबल का। बच्चों के केस में तो जो आपका अगर बच्चों का वेट लॉस अगर आप कराना चाह रहे हैं तो चलें जी उसका सूप जो है वो कॉर्नफ्लावर डाल के मील की जगह देते हैं। वैसे उसके साथ भी थोड़ा एक आधा कबाब या कोई थोड़ा मील ऐड किया जाए, डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है। अगर हम दाल के सूप की बात करते हैं, दाल का सूप फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए दाल का सूप इसलिए अच्छा है कि दाल में निस्बतन फाइबर की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। प्रोटीन कम होता है मगर मौजूद होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है दाल प्रोटीन है, दाल प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्ब के एक बिगर पोर्शन में आ जाती है। दाल में प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, अनाज की ये कैटेगरी में जाती है। तो ये कंप्लीट मील हो जाता है जिसमें आपका प्रोटीन भी आ जाता है, आपका कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी ऑयल का तड़का लगा लेते हैं उसके ऊपर तो अच्छी आपको जो फैट सर्विंग है वो भी मिल जाती है। मछली, मटन, बीफ, इसमें भी यही है कि अच्छा फैट भी आपको मिल जाता है। मछली तो खैर ओमेगा 3 का बहुत ही अच्छा सोर्स है, बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। तो एक अच्छा आपको फैट मिल जाता है, अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। मटन, बीफ की हड्डियों का अगर आप सूप बनाकर पीते हैं तो वो कोलेजन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप कोलेजन पाउडर्स देखें ना लोग कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हर दूसरा क्लाइंट कहता है हम कोलेजन पाउडर पी रहे हैं, उसका हमें तरीका बता दें। तो मटन, बीफ की हड्डियों के अंदर कोलेजन नेचुरली मौजूद है। स्किन को आपके इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को टाइटनेस प्रोवाइड करता है। तो ये तो बेस्ट मौका है जी, आप सर्दी से भी बचेंगे और आपकी स्किन भी अच्छी होगी आप अगर मटन और बीफ का। वेट गेन तो नहीं होता? इट डिपेंड्स कि आप सूप का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं अच्छा। ना। अगर आप सूप को कॉर्नफ्लावर डाल के एपिटाइजर के तौर पे लेते हैं और उसके साथ एक अच्छा पोर्शन मील का भी ले लेते हैं, आप साथ में क्रैकर्स भी ले लेते हैं, फिश क्रैकर्स जिसमें हम डबो के, तो ऑब्वियसली ये वेट गेन करा देगा। लेकिन अगर आप सूप को एज अ मील लेते हैं, इवन उसमें कॉर्नफ्लावर डला हुआ है बट क्रैकर्स नहीं लेते उसके साथ, तो ये आपका वेट लॉस करा देगा। वेजिटेबल सूप अगर आप लेते हैं एज एन एपिटाइजर, साथ कबाब ले लेते हैं नॉन स्टिक पैन में बनाकर, ये वेट लॉस करा देगा। इट डिपेंड्स कि आपने बाकी पूरे दिन में कितनी कैलोरीज ली हैं और आप सूप को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उसको मील के तौर पे लेके जा रहे हैं, एपिटाइजर के तौर पे, आप उसको स्नैक के तौर पे। अब अगर आपने कॉर्नफ्लावर से भरा हुआ सूप जिसमें आपने बहुत ज़्यादा क्रैकर्स भी डाले हुए हैं, जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा क्रैकर्स भी ले लिए हैं, कॉर्न भी उसके अंदर वैसे डाल दिया आपने और बहुत सारी चीज़ें डाल के वो एज अ स्नैक ले लिया शाम 4-5 बजे के करीब, तो आपके लिए अपनी कैलोरीज मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। डेफिनेटली ये वेट गेन करा देगा। सही। अब हम टेस्ट के चक्कर में ना, अब मार्केट में जो आमतौर पे सूप हमें जगह जगह पर वो नजर आ रहे हैं, हॉट एंड सॉस सूप है, चिकन भी है, उसमें अंडे भी बहुत ज्यादा डले हुए हैं, वो वेट गेन कराते हैं? इट डिपेंड्स कि आपने उसको किस तरह इस्तेमाल किया है। वही अगर आप उसको एज अ स्नैक लेने लग गए हैं इतनी कैलोरीज को, शाम 4-5 बजे या इस टाइम पे हम बैठ के वो सूप का एक बॉल पी लेते हैं, फिर नाश्ता भी, दोपहर का खाना, तो वो वेट गेन करा देगा। लेकिन अगर हम वही दोपहर का खाना अपना स्किप कर देते हैं या रात का खाना हम स्किप कर देते हैं और उसकी जगह उस सूप की कैलोरीज को एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा वेट लॉस करा देगा। इट डिपेंड्स कि उस सूप को हमने अपनी कैलोरीज के अंदर कैसे एडजस्ट किया। वैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें चाहिए कि वो खुद सूप बनाएं, क्योंकि ये जो बाहर के सूप होते हैं इसके प्रिजर्वेटिव्स ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। बाकी सब लोग वो वाला सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस हाइपरटेंसिव पेशेंट को थोड़ा सा केयरफुल होना है इसमें। सूप पीने से कहते हैं भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो फिर उसके बाद क्या किया जाए? अगर आपने अपना डाइट भी कंट्रोल रखनी है, अब आपने सूप पी लिया उसके बाद तो आपको शदीद 15-20 मिनट, आधा घंटा गुजरता है, भूख लगने लग जाती है। अच्छा, वो तब होता है अगर आपके सूप के अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर एनफ प्रोटीन या एनफ फैट मौजूद नहीं है, या उससे आपने वो बनाया इस तरह से है कि वो फुलफिलिंग नहीं था, वो मील नहीं था पूरा, जिसकी वजह से वो इजीली डाइजेस्ट हो गया उसी वक्त और थोड़ी देर बाद आपका पेट खाली हो गया। अगर ऐसा होता है तो उसके अंदर प्रोटीन यानी चिकन, मटन या बीफ ज़्यादा ऐड करें, उसके अंदर फिश, प्रॉन्स वगैरह की अच्छी मिकदार ऐड करें, क्योंकि प्रोटीन आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। उसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करें, बिकॉज वेजिटेबल्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, फाइबर भी आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। एंड बेशक उसका जो पोर्शन साइज है वो बढ़ा दें, वो बेशक पूरा बॉल ले लें,
लेकिन उसके अंदर एनफ प्रोटीन, एनफ वेजिटेबल्स होने चाहिए। हाँ, अगर आप स्मॉलर पोर्शन ले रहे हैं और आपको उसके 15-20 मिनट बाद भूख लग जाती है, तो फिर आपने लिया भी स्मॉल पोर्शन, या आप अपना मील खा लें, फिर आप अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करें उसके साथ। ठीक हो गया। मुझे ये बता दें, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, दिल के मरीज, या अभी हम देख रहे हैं सीजनल जो फ्लू और ये वो चीज़ें चल रही हैं, पहले मुझे हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों के लिए बता दें, डायबिटीज़ के पेशेंट सूप ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। बस जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो उसके अंदर जो सॉस डाल रहे हैं, जैसे सोया सॉस हो गई या चिली सॉस हो गई, उस बारे में थोड़ा सा केयरफुल होना है। ये नहीं कि मना है, बहुत ज़्यादा ना डालें। जो दिल के मरीज़ हैं वो भी सूप ले सकते हैं। हाँ, जाहिर है अगर मटन या बीफ का सूप ले रहे हैं तो उसकी एहतियात करें कि 15 दिन में एक आधी दफ़ा लें, उससे ज़्यादा ना लें, बिकॉज जैसे दुम्बा हो गया या मटन या बीफ, इनके अंदर अपनी चर्बी होती है जो कि ये दिल के मरीजों के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होती। जहाँ तक बात है डायबिटिक पेशेंट की, डायबिटिक पेशेंट डेफिनेटली सूप ले सकता है। हाँ, अगर कॉर्नफ्लावर वाला सूप है तो उसने उसको अपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ एडजस्ट ज़रूर करना है। ये ना हो कि शुगर पहले ही हाई है, ऊपर से कॉर्नफ्लावर वाला सूप भी पी लिया और थोड़ी देर बाद एक रोटी भी खा ली, उससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब वो लोग जो बेस्ट टाइमिंग भी मुझे बता दें कि आपका वेट भी गेन ना हो अच्छी तरह से, आपको हजम भी हो जाए, प्रॉब्लम ना करे। रात के टाइम कुछ लोग ले लेते हैं सर्दी से बचने के लिए, तो बेस्ट टाइमिंग क्या है इसकी? अच्छा देखिए, हर एक के लिए ना चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए अगर हम उनकी रूटीन समझे तो हमें लगेगा बेस्ट टाइम जो है वो डिनर की जगह है। कुछ लोगों के लिए दोपहर के खाने की जगह भी हो सकता है। मेरे ख्याल में जो बेस्ट टाइम है वो ये है कि लंच या डिनर में से किसी एक चीज़ को आप रिप्लेस करें एक अच्छे सूप के साथ, अगर आप वेट अपना रिड्यूस करना चाह रहे हैं। अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं तो एज एन एपिटाइजर आप लंच या डिनर में ऐड कर सकते हैं, उसका कोई खास टाइम नहीं है। ठीक हो गया। अब नॉर्मली ना दालों का सूप लोगों को पसंद नहीं होता, या फिर हम खाली वेजिटेबल की बात कर लें तो वो लोगों को पसंद नहीं होता, तो वो उसका अब किस तरह से उसको बनाया जा सकता है? अच्छा, दालों का सूप जैसे मूंग मसूर की दाल का सूप बहुत अच्छा लगता है। अगर तो गर्मियां हो तो उसमें हम ये करते हैं कि हम कहते हैं पेशेंट को कि मूंग मसूर की दाल का सूप बना, उसी के अंदर सैलेड ऐड करके चम्मच से खाएं गरम गरम के अंदर, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों में वही सैलेड देखने को दिल भी नहीं कर रहा होता। मूंग मसूर की दाल का सूप बनाया, जैसे हम चाय को भुनते हैं, तड़का पूरा तैयार करके जैसे चाय को भुनते हैं वैसे तड़के को भुन लें। पोनी में सारे मसाले ऐड करें, वो दाल के अंदर शामिल कर दें, साथ में अच्छा उसके अंदर स्पाइसेस ऐड करें ताकि वो खाने को भी दिल करे आपका, तो उस तरह से लिया जा सकता है ना। दूसरा वेजिटेबल सूप था, वेजिटेबल सूप के अंदर भी अगर हम स्पाइसेस और अच्छी तरह से बनाते हैं ना तो वेजिटेबल सूप भी बहुत अच्छा। हम असल में ना तो वेजिटेबल अच्छे तरीके से करते हैं, बस वो सर से उतारने वाली हमारी कटिंग होती है कि वो सब्जी देख के दिल ही नहीं कर रहा होता उस तरह। अगर हमने अच्छे तरीके से जैसे चाइनीज काटते हैं सब्जियां, बिल्कुल प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, हमारा चीज़ खाने को भी दिल करेगा। प्लस हमारा नेचुरली पाकिस्तानियों को ना ज़रा स्पाइसी फूड पसंद है, तो उसमें थोड़ी स्पाइसेस डेफिनेटली ऐड की जा सकती हैं। एंड स्पाइसेस वैसे भी इस मौसम में इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगी, आपको थोड़ा सा रिलीफ भी देंगी। ये गलत है कि स्पाइसेस के भी नुकसान हैं, लाल मिर्च के अलावा बाकी सारी स्पाइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, आयशा हमारे साथ हैं जी, हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ आयशा नासिर मौजूद हैं जी, और हम बात कर रहे हैं सूप की अफादियत के हवाले से। कॉल्स आप कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं तो जी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी, हमारे टॉपिक के अलावा भी जी, आप माशाल्लाह आयशा प्रॉपर तैयार होती हैं हर सवाल। मैंने अब कितनी चीज़ें पूछ ली हैं ऐसे ही शो में बैठे बैठे, तो आप भी जो भी सवाल आप करना चाह रहे हैं जी कर सकते हैं। फिश की अफादियत, और फिर फिश के बनाने के 100 तरीके हमारे पास हैं, तो फिश की अफादियत बता दें बच्चों में बड़ों में क्या है? अच्छा, फिश चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ओमेगा 3 का हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अब ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो फिश है वो प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चों में प्रोटीन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनके कद से लेके उनकी जितनी डेवलपमेंट हो रही होती है, अगर बच्चे को प्रोटीन की कमी है ना, बाल से ही उसके बाल से शुरू होगा बच्चे का वो जिसे कहते हैं अपीयरेंस खराब होना, और जाहिर है नाखूनों तक, बच्चे की जो पाँव के नाखून है वहाँ तक बच्चे की अपीयरेंस जो है वो ख़राब होगी, प्लस उसकी जो ग्रोथ रुकेगी। मेंटल एंड फिजिकल वो अलहदा है। एक तो अपीयरेंस है, यानी देखने में आपको पता चल जाएगा बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी हुई हुई है।
बड़ों में भी प्रोटीन डेफिशिएंसी की अलामात ये होती हैं कि हम थोड़ा सा काम करते हैं ना, हमें थकावट शुरू हो जाती है, हमारे पट्टों में हर वक्त दर्द, ये वाली चीज़ जो है वो हर वक्त थकी भी रहेगी। थोड़ा काम ज़्यादा कर लिया तो उस दिन बच्चों से टांगे दबवा रहे हैं या कोई पेनाडोल की गोली खा रहे हैं, कहीं ना कहीं थकावट जो है उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। फिश प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन हर कोई फिश अफोर्ड नहीं कर पाता, इस चीज़ को हम समझते हैं। लेकिन कुछ खास किस्म की फिश पाकिस्तान में, जैसे रोहू हो गई, वो रिलेटिवली सस्ती है। जो रिलेटिवली सस्ती है, एटलीस्ट उसको जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उसको उतना ज़रूर खाया करें। अब फिश जो है वो आंखों के लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हमारे नाखूनों के लिए बहुत अच्छी है, यानी फिजिकल एंड मेंटल दोनों चीज़ों के लिए फिश जो है वो इंतहाई अच्छी है। हार्ट हेल्थ चाहे बच्चे की है चाहे बड़े की है, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगी, गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कर देगी, आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट को अक्सर मसल लॉस शुरू हो जाता है। मसल लॉस से मुराद ये उनके पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। फिश प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, प्लस ये शुगर नहीं बढ़ाती, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर हम स्किन इसकी कहते हैं बहुत अफादियत है, तो स्किन की क्या अफादियत है? जो उसका ओमेगा 3 है ना, जो अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, वो उसकी स्किन के साथ ही, आप जब स्किन उतारेंगे तो आपको नजर आएगा उसके साथ जो एक हल्की सी चर्बी की लेयर होती है, वो उसका हेल्दी फैट होता है। और हेल्दी फैट से ही हमने सारी बात शुरू की है कि ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, बच्चों की, बड़ों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंड हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमें वो जो जिसे कहते हैं ना साला साल जवान रखने के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। एंड हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स के रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनमें ओमेगा 3 चाहिए होता है। फिश की स्किन के अंदर बेसिकली ओमेगा 3 की एक अच्छी मिकदार होती है। एक और चीज़ मैं बता दूं, हफ्ते में एक दफ़ा फिश को विद स्किन लें, हफ्ते में एक दफ़ा फिश को विदाउट स्किन लें। लेकिन अगर आप फिश को ओकेजनली लेते हैं, अब ओकेजनली से मुराद ये है, अना वैसे तो सर्दी हो या गर्मी हो फिश खानी चाहिए, ये गलत है कि ठंडी है गर्म है। ये मैंने आपसे सवाल पूछना था, मछली का इस्तेमाल हमारे यहाँ यूजुअली सर्दी में ही होता है, हाँ, और कहा जाता है ना गर्म है। और दूसरा बहुत सारे लोग कहते हैं जिस महीने में रे आए उसमें इसको इस्तेमाल करो, जैसे जुलाई में रे नहीं आता तो इसमें इस्तेमाल नहीं करना, जून में नहीं, ये भी गलत है। अब जो लोग पूरा साल मछली इस्तेमाल नहीं करते, ओकेजनली इस्तेमाल करते हैं, ओकेजनली से मुराद है सितंबर अक्टूबर में जाके इस्तेमाल करते हैं, वो फिर विद स्किन जो है इसको जरा ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल भी पूरा साल नहीं किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर देना है इसको। वैसे सर्दी हो गर्मी हो, हफ्ते में 2 दफा फिश जरूर लें, एक दफा विद स्किन, एक दफा विदाउट स्किन। ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज तो बार बार आयशा कहती हैं और कह के थक भी गई हैं, लेकिन हम दोबारा ये सवाल पूछते क्योंकि आम लोग ये बात पूछते ना। अच्छा जी, सना है हमारे साथ कॉलर, सवाल कीजिए सना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम मैम, मेरा सवाल ये कि स्किन बेहतर करने के लिए हम सुबह दोपहर और शाम में ऐसा कौन सी डाइट ले सकते हैं जिससे स्किन बेहतर हो? स्किन बेहतर होने के लिए हम कौन सी डाइट ले सकते हैं? कह रही है कि क्रीम वगैरह कुछ ना हो, स्किन ट्रीटमेंट ना कराने पड़े, डाइट से अच्छी कर ले, अच्छी चीज है। हाँ, क्या? अच्छी चीज है बिल्कुल। वो और आवाज से इनकी एज भी कोई इतनी ज्यादा नहीं लग रही थी। अच्छी बात है, क्योंकि हम एजिंग को अच्छी डाइट से काफ़ी हद तक जो है वो डिले कर सकते हैं, एंड अच्छी स्किन केयर के साथ। अब हम अगर डाइट की बात करें, नाश्ते में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा, ये जो हमारी स्किन पे कोलेजन है ना, ये बेसिकली एक प्रोटीन है, और जब ये कोलेजन खराब होना शुरू होता है हमारी स्किन लटकना शुरू हो जाती है। प्रोटीन, एग्स बहुत अच्छा सोर्स है, सुबह उठ के एग्स इस्तेमाल करें, साथ में थोड़ा योगर्ट ले लिया, योगर्ट के अंदर भी प्रोटीन होता है, प्लस प्रोबायोटिक्स होते हैं। जो प्रोबायोटिक्स है वो हमारी गट को बेहतर करते हैं, जिससे हमारी स्किन जो है वो बेहतर होना शुरू होती है। साथ में फ्रूट्स ले लिए। अब फ्रूट्स में कौन से? विटामिन सी वाले, जैसे आजकल ऑरेंजेस मौजूद हैं। गर्मियों की अगर हम तरफ जाते हैं तो वाटरमेलन हो गया, उसमें ऑल्दो विटामिन सी ज़्यादा नहीं है मगर वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में अगर जैसे हमने बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस का जब नाश्ता देखे ना, 2 बॉइल्ड एग्स रखे होंगे, साथ खीरे रखे हुए होंगे। अब हम कहते हैं यार खीरे, जैसे वो वाले वेजिटेबल्स जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, आप नाश्ते में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नाश्ता नहीं करना तो आप दलिया बनाकर उसके अंदर प्रोटीन पाउडर फिर ऐड कर दें। अगर प्रोटीन पाउडर भी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, चिकन बहुत अच्छा नाश्ता है हमारे यहाँ। हम कन्वेंशनल नाश्ते की तरफ जाते हैं, यानी पाए खा लें, चने खा लें, हम चिकन को एज अ नाश्ता नहीं देखते। रात का लेफ्ट ओवर जो चिकन है ना, उसको श्रेड करके एक अंडे के साथ बीट करें, ढेर सारी वेजिटेबल्स उसके अंदर ऐड करें, साथ में एक छोटी रोटी ले लें। 11-12 बजे के करीब एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एक सेब लें,
आधा चुकंदर लें और 2 गाजरों का जूस, नहीं तो स्मूदी बना के एंड पे उस पर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके ले लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं इतना टाइम नहीं है तो फ्रूट्स का एक बॉल ले लें। लंच की बात करें, ढेर सारा सैलड होना चाहिए, प्रोटीन जरूरी है, यानी चिकन, मटन या बीफ कम से कम आपकी हथेली के बराबर, कम से कम आपकी हथेली पे जितना गोश्त आता है वो लेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। साथ में उसमें आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, ये नहीं तो 2 हाथों पे जितनी दाल आती है कम से कम इतनी दाल जरूर लें, साथ में थोड़ा दही ले लें। शाम 5 से 6 बजे दूध या दही और साथ में नट्स या सीड्स। अब नट्स या सीड्स जो हैं वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। दूध जो है वो वैसे कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, उसमें भी प्रोटीन है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है। से तो मैंने सुना है वेट गेन होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर इतना कप भर के ले लेंगे तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। नट्स के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं। हम लोग तो एक वो सर्दियों में रजाई में बैठते हैं, 1 किलो मूंगफली खा के उठते हैं, ये गलत है। सॉल्टेड होते हैं वो जो हम ज्यादा पसंद करते हैं। सॉल्टेड भी और रोस्टेड भी, तो वो वाला काम खराब है। 1 to 2 टेबलस्पून ले, कभी भी वेट गेन नहीं कराएंगे। और उनकी कैलोरीज मैनेज करें, ये नहीं सोचना ये फ्री गो है जितना मर्जी खाओ, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और रात के खाने में भी स्टीम वेजिटेबल्स हो, साथ में प्रोटीन हो, रोटी या चावल का एक सेक्शन ले लें, साथ में दही। ये गलत है, रात को दही नहीं खा सकते, ये भी गलत है। चावल भी कहते हैं रात को नहीं लेने चाहिए। अगर तो गैस का मसला है फिर ना लें, लेकिन अगर गैस्ट्रिक इशू नहीं है तो फिर ले सकते हैं। और दही तो जरूर लिया करें, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को गैस का मसला है, दही उनके लिए बहुत अच्छा है। सर्दियों में लोग अवॉइड करते हैं दही को। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये ठंडा होता है, फिर वही बात आ गई कि ना ठंडा अगर एग्जिस्ट करता है तो ना गर्म एग्जिस्ट करता है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सर्दी हो, गर्मी हो, मछली, दही, इन चीजों का इस्तेमाल जरूर रखा करें। जरूर करें जी। अच्छा जी, अब मछली अगर आप खा रहे हैं तो हम नॉर्मली देख रहे हैं आजकल जो मछली वाली दुकानों पे रश है, बेसन वाली भी होती है, मसाले वाली भी होती है, डीप फ्राई होती है। सो आयशा से पूछे कि वो मछली खा के हम फायदा ले रहे हैं कि नुकसान। ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कॉलर है हमारे साथ जाहिद साहब, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम जाहिद और मेरा क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कौन सा फूड है जो एक्टिवली पीएचडी को ब्लॉक करता है टू हेल्प प्रिवेंट हेयर थिनिंग। किसको ब्लॉक करते हैं? पीएचडी। मुझे अब नहीं, वो कुछ और पूछ रहे हैं आई थिंक। ऐसा कौन सा फूड है? आपकी आवाज दोबारा ठीक से नहीं आ रही, सवाल दोबारा कर लें प्लीज। ऐसा कौन सा फूड है जो एक्टिवली डीएचटी की जो आपकी प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल में रखता है टू हेल्प प्रिवेंट हेयर थिनिंग। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी आपका सवाल, क्योंकि हमें सही तरह से समझ नहीं आ पा रहा, तो ज़रूर अगर इसका जवाब हमें मिल गया तो हम आपको इसका रिप्लाई जो है मैसेज के थ्रू कर देंगे। थैंक यू सो मच जी आपने कॉल किया। अच्छा, हम आ जाते हैं फ़िश के इस्तेमाल की तरफ, जो मैंने कहा था जी। फ़िश का इस्तेमाल जो है अब नॉर्मली ना, मैं खुद भी खा कर आई हूँ आयशा, मैं लोगों को किस तरह से इस चीज़ से मना कर सकती हूँ, वाकई अच्छी लगती है ना आपको वो बेसन वाली बेसन वाली मैं भी बड़े शौक से खाती तो हूँ। अब मुझे बता दें, वो हम ज़ाया तो नहीं कर देते उसकी अफादियत? नहीं, अफादियत डीप फ्राई होती है ना। अफादियत बिल्कुल ज़ाया नहीं होती, लेकिन इट डिपेंड्स कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। अब जैसे मैं और आप खा लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही बेसन वाली फ़िश एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट ने खा ली, जिसके अंदर मसाले बहुत ज़्यादा डले हुए हैं, और उसने उसके साथ वो चटनी भी ले ली जो उनके साथ मिल रही होती है, उसके लिए बुरा है। इसी तरह अगर एक डायबिटिक पेशेंट ने साथ एक नान रखा, पहले शुगर थोड़ी कंट्रोल से बाहर है, उसके साथ वो बेसन वाली फ़िश, बेसन भी कार्ब में चला गया, नान भी, और साथ में वो मीठी चटनी भी लगा ली, उनके लिए वो बुरी है। अफादियत ओमेगा 3 उसका ज़ाया नहीं हुआ, वो उसके अंदर मौजूद है, प्रोटीन उसके अंदर मौजूद है, वो नहीं ज़ाया हो गए, लेकिन जो नुकसान है वो थोड़ा ऐड हो सकता है, आम बंदे के लिए नहीं, लेकिन जिसकी पहले मेडिकल हिस्ट्री चल रही है उसके लिए वो ऐड हो सकता है। आयशा, फिश खाने के बाद जब मैंने ये वाली फिश खाई है ना, रात को प्यास बहुत लगती है। हाँ, उसकी वजह ये उसमें स्पाइसेस भी ज़्यादा होते हैं, फिर उसमें कहीं ना कहीं कैलोरीज ज़्यादा ऐड हुई होती है। जैसे हम आम फिश खाते हैं, उसके अंदर लेट से अगर हम 200 से 450 के दरमियान कैलोरीज ले रहे हैं, ऐसी फिश में हम 750 से 800 कैलोरीज। अब हर कैलोरी के अगेंस्ट हमें पानी का इंटेक रखना होता है अपना, तो वो कहीं ना कहीं वाटर इंटेक, हमें प्यास इसलिए ज़्यादा लग रही होती है, एक तो कैलोरी ज़्यादा होती है, दूसरा उसमें स्पाइसेस ज़्यादा होती है। दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फिश के साथ?
गलत कर सकते हैं। मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ ग्रिल्ड फिश के साथ योगर्ट। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है वो एक फुलबेरी वाला इशू साथ अटैच कर दिया जाता ना, नहीं। वाइट चीज तो कोई नहीं खानी है। हाँ, मेरे दादा अबू को थी फुलबेरी, तो अम्मा ने हमें पूरी उम्र, जिस दिन फिश बन गई है उस दिन मिल्क शेक घर में मना है, जिस दिन फिश बन गई है उस दिन दही घर में मना है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो फुलबेरी है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, उसका स्किन के साथ ताल्लुक है, उसका डाइट के साथ ताल्लुक नहीं है। फिश को आप सफ़ेद चीज़ के साथ खाएं, दही के साथ खाएं, फिश खा के थोड़ी देर बाद, अब ज़ाहिर है फिश के ऊपर से दूध पीना तो खुद सुन के ही अजीब लगता है, आप शायद वो बचपन की आदत है, लेकिन अगर आप फिश वाली जिस दिन आपने फिश खाई है उस दिन आप दूध भी पी लेंगे तो कुछ नहीं होने। अच्छा, वैसे मैं थोड़ी सी इसलिए कॉन्शियस होती हूँ क्योंकि बातें ये सुनते ही आ रहे हैं, तो बच्चों ने क्योंकि दूध पीना होता है ना बाद में, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा थोड़ा गैप आ जाए तो अपनी बेटी को दूध दूँ। फिश अगर उसने शाम में खाई है तो इसका नुकसान तो कोई नहीं ना। अन्ना, मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे घर में इसी तरह फिश बनी थी, तो फिर हम रोए कि हमें दूध चाहिए, हमें आदत थी बेड टाइम पे दूध पीने की। तो मुझे अभी भी याद है, अम्मा पापा के पास गई और जाके कहा बच्चे रो रहे हैं, दूध पीना है, दे दो माँ। तो वो इतना हम सारे डरते थे, बट कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ, मैं फिश को योगर्ट के साथ खाती हूँ अभी भी। अब जब समझ आ गई है, जब पता चल गया ग्रिल्ड फिश मैं रायते के साथ खाती हूँ, कुछ नहीं हो जाता। और बच्चों को भी अगर आप फिश और ज़ाहिर है फिश और दूध इकट्ठा इसलिए ना करेंगे, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनता बिल्कुल। वैसे अगर आप फिश और दूध इकट्ठा कर लेंगे उससे फुलबेरी नहीं होनी। फिश के थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले आप बच्चे को दूध दे देते हैं, कुछ नहीं होगा। चलें जी, उससे कोई परेशानी नहीं है। सना एक कॉलर हमारे साथ। सना, सवाल कीजिए। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हम अपने एक स्पेशल डाइट प्लान के दौरान हम डाइट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी किसी टाइम पे आके हमारा वेट स्टक हो जाता है और वेट कम नहीं हो रहा होता, हम क्योंकि डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं उसके बावजूद। तो ऐसा क्यों होता है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें डाइट में अपने जो है वो नहीं करनी चाहिए जिससे ये वेट स्टक होता है? तो काइंडली इसके बारे में बता दीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आके इसका जवाब, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मसला है कि आप एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, सम टाइम तो बहुत जल्दी आपका वेट गिरना शुरू हो जाता है और फिर एक पॉइंट पे आके वो रुक ही जाता है। चलिए आयशा इसका जवाब दे दे, फिर हम देखते हैं जी। अच्छा, वेट स्टक इसलिए होता है कि लेट से हमने एक डाइट प्लान किसी से बनवाया है, उस टाइम पे हमारा वेट ज़्यादा था, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट थी 1700, कैलोरी डेफिसिट के बाद 1700 कैलोरीज। अब हमने वेट कम कर लिया, अब हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कैलोरी डेफिसिट के बाद है 1200, लेकिन हम जो खा रहे हैं वो 1700 वाले डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो ये वाला फैक्टर आ जाता है। दूसरा फैक्टर जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे, कुछ लोग निबलिंग या मंचिंग कर रहे होते हैं, जैसे अपनी तरफ से वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक चीज़ है जो हल्की फुल्की चख ली, बच्चे का बचा हुआ खाना खा लिया, कोई नट्स जो थे वो हिसाब नहीं रहा, ज़रा ज़्यादा खा लिए, कोई घर का बना हुआ मीठा है वो खा लिया। एट द एंड ऑफ द डे वो कैलोरी डेफिसिट में होते ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट विद एवरी केजी ऑब्वियसली कम होती जाती है। जितना वेट रिड्यूस करते जाते हो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कम होती जाती है उतनी। अब कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी कम हो चुकी है। पहले जब आपका वेट था लेट्स से 80, आप 2-3 चम्मच खा भी लेते थे, आपको फर्क नहीं पड़ता था, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। अब आपका वेट है लेट्स से 65, अब अगर आप 2-3 चम्मच थोड़े इधर से खा लिया, थोड़ा इधर से, उससे फर्क पड़ने लग जाता है। एंड फिर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं अपनी। अगर आपका वेट स्टक है, ईटिंग विंडो थोड़ी छोटी करें, उससे ये होगा आपकी कैलोरी जरा कम हो जाएंगी। जैसे 11 से 7 खा लिया, 10 बजे से शाम 7 बजे तक थोड़ी ईटिंग विंडो अपनी कम करने की कोशिश करें, प्लस फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं अपनी। ठीक है, कोई हार्ट रेट जिससे बढ़े वो वाली एक्टिविटी करें या वेट ट्रेनिंग वगैरह शुरू करें ताकि आपका वेट एक जगह से हिले। ठीक हो गया। और यहाँ पे आके मैं कहती हूँ कि आपके पास एक ना जबरदस्त प्लान तो होना ही चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट भी आपके पास बहुत बेस्ट होनी चाहिए जो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें गाइड करे, ताकि अगर आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो मसला कहाँ आ रहा है वो हल हो जाए जी। थैंक यू सो मच आयशा, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।